नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोधिसत्व जीएस में। हम कवर कर रहे हैं डेली करंट अफेयर सीरीज एमसीक्यू के माध्यम से, क्विजेज के माध्यम से, जिसमें आज हम कवर करेंगे 3 से 4 नवंबर को। और इसका साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स भी इसका नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर लेना। यह जो एफर्ट है हमारा आपके बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन, बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी टीचर, आरआरबी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तथा इसको अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि इसका इनिशिएटिव, हमारे क्वालिटेटिव एफर्ट का जो लाभ है वो अन्य के साथ भी शेयर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सऊदी अरब ने हाल ही में अपने ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के दूसरे संस्करण की शुरुआत इंडिया वीक के साथ की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस पहल के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका उद्देश्य सऊदी विजन 2030 के तहत समावेशिता और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सऊदी अरब ने ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के दूसरे संस्करण की शुरुआत इंडिया वीक से की है, जो कि रियाद सेशन का हिस्सा है। यह कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया और जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सऊदी विजन 2030 के तहत क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत सांस्कृतिक सह अस्तित्व और समावेशिता को प्रोत्साहित करना है। डियर एस्पिरेंट, देखो, इंडिया वीक में पारंपरिक भारतीय नृत्य, संगीत, कला प्रदर्शनी, भोजन उत्सव और हस्तशिल्प प्रदर्शन शामिल थे, जिससे भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हुए। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल अजाज खान ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंधों को और गहरा करने का उत्कृष्ट प्रयास है। मतलब पीपल टू पीपल जो कंटेक्ट होता है उसको इनहेंस होगा और जो कल्चरल डिफरेंस है वो कम होगा और कल्चरल को एग्जिस्टेंस की तरफ दोनों, दैट मीन सांस्कृतिक सह अस्तित्व की तरफ दोनों देश बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के हैंगर क्लास सबमरीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, यह पनडुब्बियां केवल फ्रांस की सहायता से बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान को कुल 8 हैंगर श्रेणी पनडुब्बियां चीन के साथ 5 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसके समझौते के तहत मिलेगी। भारत का प्रोजेक्ट 75I पहले ही 2020 में पूरा हो चुका है। हैंगर श्रेणी पनडुब्बियां केवल सतह पर ही चल सकती हैं और इसमें AIP प्रणाली नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, पाकिस्तान को कुल 8 हैंगर श्रेणी पनडुब्बियां चीन के साथ 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते के तहत मिलेंगे। डियर एस्पिरेंट, ठीक है, मतलब पाकिस्तान को यदि कहें कि डिफेंस के सेक्टर में जो सबसे अधिक सहायता कर रहा है वो चाइना ही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, पाकिस्तान और चाइना के बीच यह जो समझौता हुआ है 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें 8 हैंगर क्लास जैसे टाइप 039A युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां मिलेंगी। ठीक है, इसमें 4 चीन में और 4 कराची शिपयार्ड में बनाई जा रही हैं। पहली पनडुब्बी 2026 में सेवा में प्रवेश करेगी, जबकि पूरी डिलीवरी 2028 तक पूरे होने की संभावना है। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीक है, AIP, जिससे वे 3 सप्ताह तक पानी के भीतर रह सकती हैं, जबकि सामान्य पनडुब्बियों को कुछ दिनों में सतह पर आना पड़ता है। यह पाकिस्तान को अरेबियन सी में A2AD मतलब एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल क्षमता प्रदान करेगा। डियर एस्पिरेंट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 2025 में आयोजित 10th लंदन ईस्ट एशिया फिल्म फेस्टिवल LEAFF में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है प्रोजेक्ट वाई को। ठीक है, इस समारोह में जो कोरियाई निर्देशक हैं ली वान, इन्हीं का फिल्म है प्रोजेक्ट वाई को बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह फिल्म इसलिए प्रसिद्ध है कि यह फिल्म अपने महिला प्रधान कथानक के अभिनव पुनर्निर्माण के लिए विशेष रूप से सराही गई है। इससे न केवल भावात्मक गहराई बल्कि पारंपरिक शैली की सीमाओं को तोड़ने के कारण भी दर्शकों और समीक्षकों का ध्यान अपने ओर इस फिल्म ने, प्रोजेक्ट वाई ने अपने तरफ आकर्षित किया है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना।
अगला हमारा प्रश्न है, आगामी 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि COP30 के नाम से जाना जाएगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? COP30 का आयोजन भारत में होने वाला है। दूसरा है, भारत का मुख्य फोकस नए उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर होगा। तीसरा है, COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलेम शहर में होगा जहां भारत न्याय, वित्त और प्रौद्योगिकी पहुंच पर बल देगा। और चौथा है हमारा, ब्राजील में आर्कटिक फॉरेस्ट फंड की घोषणा की है ब्राजील ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलेम शहर में होने वाला है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह सम्मेलन पेरिस एग्रीमेंट के जो कि 2015 में हुआ था कि 10 वर्ष पूरा होने का के अवसर पर जो है होगा। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में भारत ने इस बार का एजेंडा फेयरनेस, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक्सेस पर केंद्रित रखा है, अर्थात जलवायु न्याय, वित्त सहायता और तकनीकी समानता को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि नए उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को। ठीक है, अब कहने की बात यह है कि आप एमिशन कटिंग का टारगेट रखते जाओ। ठीक है, और उसके लिए ना तो आपके पास फाइनेंस है, ना उस तरीके का टेक्नोलॉजी है, तो आप उसको कैसे अचीव कर पाओगे? तो इसीलिए जलवायु न्याय, वित्तीय सहायता और तकनीक समानता को प्राथमिकता दी है। क्वेश्चन यहां से भी अराइज हो सकता है। ठीक है, जो MCQ हमने प्रोवाइड किया है टॉपिक से रिलेटेड वो इंडिकेटिव है। कई तरीके से इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ना भी जरूरी है। ब्राजील इस सम्मेलन में अपने वन संरक्षण दैट मीन्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन की उपलब्धियां प्रस्तुत करेगा और एक नई पहल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड प्रस्तावित करेगा। हालांकि इसके जलवायु नीति में विरोधाभास पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और आलोचना की संभावना है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की ओर से सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट WSSD2 में कौन से मंत्री प्रतिनिधित्व करेंगे और यह सम्मेलन कहां आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर होगा मनसुख मंडाविया, दोहा, कतर में होने वाला है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो। यह सम्मेलन दोहा, कतर में आयोजित हो रहा है 4 से 6 नवंबर 2025 तक और भारत के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 1995 के कोपेनहेगन सामाजिक विकास सम्मेलन के लगभग 3 दशक बाद वैश्विक प्रतिबद्धता को फिर से सुदृढ़ करना है। ठीक है, इसका मुख्य एजेंडा है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी दैट मीन्स गरीबी उन्मूलन, प्रमोशन ऑफ डिसेंट वर्क दैट मीन्स सम्मानजनक रोजगार का प्रसार तथा सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना, एडवांसिंग सोशल इंक्लूजन। अगला हमारा टॉपिक है, हाल ही में खोजी गई ट्रैप डोर स्पाइडर की प्रजाति है एप्टोसिसस रैमिरेज। ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह मकड़ी पहले एप्टोसिसस साइमस के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, अब जो है ये एप्टोसिसस रेमजे के से ये संबंधित है। ठीक है, इसके संबंध में आप एक्सप्लेनेशन देख लो। वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में एक नई ट्रैपडोर स्पाइडर प्रजाति की खोज की है जिसका नाम एप्टोसिसस रैमरेज है। ठीक है, आप इसे किसी और नाम से भी पढ़ सकते हो हिंदी में, लेकिन एप्टोसिसस रैमरेज इसका नाम है। यह मकड़ी कैलिफोर्निया के तटीय टीलों में पाई जाती है, जो भी कोस्टल ड्यून्स होते हैं उसमें पाई जाती है। पहले इसे इसकी नजदीकी प्रजाति एप्टोसिसस साइमस समझा जाता था, परंतु नई आनुवांशिक और रूपात्मक जांचों से यह स्पष्ट हुआ है कि यह एक अलग तरीके की प्रजाति है और इसके वजह से मकड़ियों की जैव विविधता के वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि हुई है, बल्कि यह नाजुक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की तत्कालिक आवश्यकता को भी उजागर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में NPCL ने किस देश में UPI भुगतान सुविधा शुरू करने के लिए रेजर पे के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा आपका मलेशिया के साथ ये शुरू किया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो। NPCL की बात करें तो ये रेजर पे के साथ साझेदारी करके मलेशिया में UPI आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। यह घोषणा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान करी गई है। इस साझेदारी के तहत भारतीय यात्री अब UPI एप्स के माध्यम से, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो आदि का उपयोग करके मलेशियाई व्यापारियों को सीधे मलेशियाई
रिंगिट में भुगतान कर सकेंगे। ठीक है, इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सहज भुगतान अनुभव मिलेगा, जबकि स्थानीय व्यवसायों को भी नए राजस्व अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, मलेशिया एकीकरण के बाद सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल जैसे देशों में समान अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई पहलों से ये जुड़ गया है। ठीक है, ये कंट्री है। नीचे कमेंट करके बताओ कि विश्व के कितने कंट्रीज के साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन इंडिया करता है, या इंडिया का यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने देशों में स्वीकार्य है। अगला हमारा प्रश्न है, त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार कहां आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने मेचुका अरुणाचल प्रदेश में एक संयुक्त त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार आयोजित किया है। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों बलों का संयुक्त ऑपरेशन है, जिसका उद्देश्य है युद्ध कौशल को सुदृढ़ करना, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना, तीनों सेवाओं के बीच परिचालन समन्वय जो ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन है को बेहतर बनाना। यह अभ्यास भूमि, वायु और समुद्री मोर्चों पर मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन को मान्य करेगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जलकुंभी जैसी आक्रामक जल वनस्पति वाटर लेट्यूस के संक्रमण के कारण चर्चा में रही लेक सुचितलान किस देश में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अल सल्वाडोर है। लेक सुचितलान जो कि अल सल्वाडोर में स्थित है, वर्तमान में वाटर लेट्यूस नामक आक्रामक जलीय पौधों के तेज प्रसार के कारण संकट का सामना कर रही है। यह पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में पाया जाता है तथा इसे वाटर कैबेज और नाइल कैबेज और शेल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां लेट्यूस जैसी होती हैं और नीचे की ओर सफेद से भूरे रंग की पंखनुमा जड़ें लटकती रहती है। ठीक है, तो वाटर लेट्यूस बेसिकली जो लेक सुचितलान है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है आप मैप में इसका अध्ययन कर लेना। ठीक है, अगला जो हम प्रेजेंटेशन लेके आएंगे एमसीक्यू का, तो इसमें हम मैप भी समाहित करेंगे, इसमें मैंने भूल गया था डालना। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ज़्यादा हो और चीज़ों को याद करने में आसानी हो। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने पारंपरिक मोरपंख मुकुट से अलंकृत करने वाली हाल ही में प्रधानमंत्री को उनके पारंपरिक मोरपंख मुकुट से अलंकृत करने वाली राम नामी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मैं आपको बताना चाहूंगा, राम नामी जो जनजाति है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की एक विशिष्ट धार्मिक सामाजिक समुदाय है। यह समुदाय अपने पूरे शरीर और चेहरे पर राम नाम का टैटू गुदवाने के लिए प्रसिद्ध है। इनका उद्गम करें तो यह आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी के परशुराम भारद्वाज के द्वारा शुरू किया गया था। वे एक निम्न जाति के किसान थे जिन्हें मंदिर में प्रवेश से वंचित किया गया था। इसके विरोध में उन्होंने राम नाम आंदोलन को एक अहिंसक सामाजिक प्रतिरोध के रूप में प्रारंभ किया। ठीक है, उनके शरीर पर अंकित राम नाम इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट गॉड है। इससे वे निर्गुण राम कहते हैं। यह आंदोलन जातिगत भेदभाव के विरुद्ध समानता और भक्ति का प्रतीक बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित की गई गोगाबिल झील किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिहार। ठीक है, बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह झील गंगा के मैदान में स्थित एक ऑक्सबो प्रकार की आर्द्र भूमि है। नीचे बताओ कि ऑक्सबो प्रकार की जो झील होती है वो किस तरीके की होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसके उत्तर पूर्व में देखें तो महानंदा नदी बहती है और दक्षिण में गंगा नदी बहती है। गोगाबिल झील को बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन यहां से भी अराइज हो सकता है, इस लाइन से भी डबल क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि आभार ऑनलाइन स्टोर किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। तो मैं बताना, आपके ऑप्शन है भारत क्राफ्ट पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ई श्रम और माई गॉव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। देखो, भारतीय रेलवे ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर लॉन्च किए गए आभार ऑनलाइन स्टोर को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इस स्टोर में 150 से अधिक उपहार वस्तुएं हैम्पर उपलब्ध हैं जिन्हें स्वदेशी जनजातियों
हैंडलूम बुनकरों और शिल्पकारों के द्वारा तैयार किया गया है। तो मतलब आप देखोगे रेलवे स्टेशन पे आपको इसका स्टोर मिल जाएगा। तो रेलवे स्टेशन पे, किसी भी रेलवे स्टेशन पे यदि हम देखें बड़े बड़े शहरों में, तो मल्टी स्टेट के लोग आते जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपोजर होगा, बिक्री बढ़ेगी, लोग हैंडक्राफ्ट के बारे में जानेंगे और जो भी जनजाति हैं उनका बनाया हुआ सामान बिकेगा, तो इसका लाभ उनको मिलेगा। यह उत्पाद ट्राइबल समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हैंडलूम बुनकरों और स्थानीय कारीगरों से लिए गए हैं। सभी वस्तुएं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा हैं, जो क्षेत्रीय विशेषताओं को बढ़ावा देंगी। इससे क्या होगा, इसका फाइनल अल्टीमेट गोल क्या अचीव करना है, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को सशक्त बनाना, और जेम पोर्टल के सामाजिक समावेशन मिशन के तहत ग्रामीण और छोटे उत्पादकों को भी एम्पावर्ड करना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड, ठीक है, किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कॉप UNFCC का COP 26, G20 इन्वायरमेंट समिट और जैव विविधता का कन्वेंशन COP 15 और UNFCC का COP 27। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड को 2021 में जैव विविधता पर कन्वेंशन COP 15 पार्ट 1 के दौरान चीन के कुनमिंग में लॉन्च करा गया था। यह एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड है जिसका उद्देश्य क्या है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को सभी स्तरों पर समर्थन करना। हाल ही में 7 देशों कुक आइलैंड, मेडागास्कर, मैक्सिको, नेपाल और श्रीलंका, टर्की, युगांडा ने $5.8 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है इसके तहत, ताकि प्रकृति हितैषी कृषि को प्रोत्साहित किया जा सके। अगला हमारा प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। तो सही उत्तर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डियर एस्पिरेंट। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 में गृह मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य अधिकारियों में पेशेवर उत्कृष्टता, प्रोफेशनल एक्सीलेंस को और मनोबल को बढ़ावा देना है। यह पुरस्कार विशेष अभियानों, जांच, खुफिया कार्य और फॉरेंसिक विज्ञान क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। यह पदक गृह मंत्रालय के 4 अलग अलग पुरस्कारों को मिलकर बनाया गया है। स्पेशल ऑपरेशनल मेडल, मेडल ऑफ एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस एफिशिएंसी मेडल, यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज। ठीक है, इन चारों को मिला के कंबाइन करके केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की शुरुआत करी गई है। तो ये थे हाईली सिलेक्टिव एंड प्रोबेबल टॉपिक ऑफ 3rd and 4th नवंबर 2025। आई होप कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका PDF पाने के लिए जो कि कल आपको मिलेगा, कल इवनिंग में, आप नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उससे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ। जय हिंद, जय भारत।